हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले कि वर्किंग प्रिंसिपल में व्हेन अ थ्री फेज, एक मिनट, when a three phase AC supply is connected to a stator winding, it produce a rotating magnetic field in the air gap between stator and rotor। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अगर स्टेटर पे अगर हम थ्री फेज की सप्लाई देते हैं, और मैंने थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बता रखा है आपको कि अगर वाइंडिंग 120 डिग्री स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस है और जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो भी 120 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेस है, तो वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब अगर हमने थ्री फेज की सप्लाई दी तो स्टेटर, और मान लो ये हमारा अंदर उसके रोटर है, ये हमारा स्टेटर पार्ट है और ये रोटर पार्ट है। तो स्टेटर पे अगर हम सप्लाई देंगे थ्री फेज की तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर से रोटर की तरफ जाएगा, और वो इसी एयर गैप में क्या होता रहेगा, या इसी मशीन के अंदर क्या होता रहेगा, रोटेट भी होता रहेगा, है ना। तो बेसिकली किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो रोटेटिंग इन नेचर मिलती है, ठीक है। और इसी की वजह से जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको स्क्वायरल केज रोटर दिखा रखा है, स्क्वायरल केज रोटर। अच्छा, केज का मतलब होता है पिजड़ा, है ना। तो आपको ये पिजड़े जैसा दिख भी रहा होगा, इसीलिए हम इसको स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। यहाँ पे स्कीविंग जैसा नहीं दिखा हुआ है ना, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा कंडक्टर लगा रखा है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा स्कीव्ड होता है कंडक्टर हमारा, है ना। तो स्कीविंग भी आपको पता होगा, स्कीविंग क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना। अब मैं इस ये जो रोटर है, इस रोटर को मैं चलो ऐसे बना लेते हैं, ये मान लो हमारा स्टेटर है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने थ्री फेज की सप्लाई दे दी इस स्टेटर पे, थ्री फेज की सप्लाई, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर रोटर रखा हुआ है ना। तो अब रोटर ऐसे तो ऐसे रखा हुआ होना चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तो मान लो मैं इस रोटर को ऐसे रख दे रहा हूँ इसी मशीन के अंदर, है ना। मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैं रख रहा हूँ, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए रोटर मैंने रख दिया, ठीक है। अच्छा, थ्री फेज स्क्वायरल केज में ये जो कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर बार होता है ना, वाइंडिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। यही एक डिफरेंस होता है स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग में। स्लिप रिंग में जो आपको मिलेगा वो वाइंडिंग मिलेगी, यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं, रोटर के कंडक्टर, वो बार्स के रूप में होते हैं, है ना, बार के टर्म्स में होते हैं। अच्छा अच्छा, देखो, जैसे हम थ्री फेज की सप्लाई देंगे स्टेटर पे, इस स्टेटर से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो फ्लक्स रोटेटिंग इन नेचर का होगा। अच्छा, यानी कि वो फ्लक्स जो है इस मशीन के अंदर क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो ध्यान से, मान लो मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड मान ले रहा हूँ, है ना, कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर रख दिया हमने, ठीक है, कोई कंडक्टर रख दिया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या कंडक्टर अपना पोजीशन चेंज करे, है ना। दो में से कोई एक तरीका हो सकता है, ठीक है। अब रोटर तो हमारा स्टैंड स्टिल पे है, मतलब अभी रोटेट तो हो नहीं रहा है, लेकिन एक चीज पक्का है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये क्या है, चेंज हो रहा है, रोटेटिंग इन नेचर है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड है ये और उसके अंदर हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इससे इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि चेंज इन है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, इस कंडक्टर पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। यही तो हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, देयर इज इंड्यूस्ड एन ईएमएफ। अगर किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर आ जाता है, तो उस कंडक्टर पे हमें ईएमएफ या वोल्टेज मिलता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, कि अच्छा, ये जो कंडक्टर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो रखा हुआ है, तो क्या इस कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा? बिल्कुल, है ना।
इस कंडक्टर्स पे ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, है ना। अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, कंडक्टर के ये बार्स हैं, है ना, इसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट फ्लो होगी, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इस बार को एंड रिंग से क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे, या फिर मतलब कनेक्ट कर देंगे, ताकि सर्किट जो है हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अच्छा जैसे ही हम एंड रिंग से इसको शॉर्ट करेंगे या कंप्लीट करेंगे, वैसे क्या हो जाएगा, एक क्लोज पाथ मिलने लगा, है ना, कंडक्टर को। ईएमएफ यहाँ पे पहले से था, वोल्टेज पहले से ही था, जैसे ही क्लोज क्लोज पाथ मिलेगा क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगी, है ना। तो मैं इसको किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। इसमें क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी, है ना। अभी करंट की डायरेक्शन हम बॉदर नहीं करते हैं। अच्छा अब अगर करंट फ्लो होने लगा तो अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, क्या ये कंडक्टर अभी भी तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है ना, यहाँ पूरे मशीन के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही है। अच्छा ध्यान से देखो, अब ये कंडक्टर क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, मतलब ऐसा कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा है, किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो यानी कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, यानी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो अब इस पे क्या लगने लगेगा, टॉर्क, है ना। तो इसी कारण से क्या होता है, जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो क्या हो जाता है, रोटेट होने लगता है ना, यही बेसिक प्रिंसिपल है। इसको एक और तरीके से भी आप देख सकते हो, है ना, टॉर्क जो होता है किसी भी मशीन के लिए वो होता है फाई एस फाई आर और साइन डेल, फाई एस फाई आर साइन डेल, है ना, साइन डेल, साइन डेल, फाई एस फाई आर साइन डेल। फाई एस क्या है, स्टेटर का फ्लक्स, फाई आर क्या है, रोटर का फ्लक्स। ऑब्वियसली अगर किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगी तो इसका भी तो अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि अगर रोटर में करंट फ्लो हो रहा है, रोटर में अगर करंट फ्लो होना है तो ऑब्वियसली रोटर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा होगा, डेवलप कर रहा होगा। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है ये, यानी कि स्टेटर का फ्लक्स फाई एस और रोटर का फ्लक्स फाई आर, जब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो एक ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी आप टॉर्क डेवलप कर सकते हो, है ना, दोनों तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी चाहो उस तरीके से टॉर्क डेवलप कर सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही है ना, बस कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि देखो केज टाइप का रोटर है ना, उसके अंदर कंडक्टर का बार है, उसके ऊपर स्टेटर है, स्टेटर को हमने 3 फेज की सप्लाई दी है, जैसे 3 फेज की सप्लाई दी है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मशीन के अंदर डेवलप हो गया। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटर का जो कंडक्टर बार है उससे इंटरेक्ट करके उस कंडक्टर बार पे ईएमएफ इंड्यूस करा दे रहा है ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा जैसे ही रोटर पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रोटर बार पे, तो उसको हमने एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड किया हुआ है, तो जैसे एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड किया है, जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होने लगी, यानी कि अब कंडक्टर के बाहर पे करंट फ्लो होने लगी। इसका मतलब अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, किसके अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स या टॉर्क। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, an electromotive force is induced in the bar. अभी हमने यही समझा है। Because of the rotor bars are short circuited by end rings, this induced EMF generate a current to flow through the rotor bars. बिल्कुल अभी हमने यही समझा है। According to Lorentz law, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience a force या torque. तो यही एक बिल्कुल सिंपल सा बेसिक फिनोमिना है। सिर्फ स्क्वायरल केज की बात नहीं हो रही है, अगर ये आपको समझ में आता है तो स्लिप रिंग भी सेम सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, बस वहाँ पे एंड रिंग्स नहीं होता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज होता है, बाकी सारी कहानी यही है ना, कि उसके अंदर भी 3 फेज की सप्लाई देंगे, मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर आएगा, वो कंडक्टर शॉर्ट से मतलब कहीं ना कहीं से सर्किट कंप्लीट कर रहा होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो होगी, और यही वाली कहानी उसमें भी सेम टू सेम है ना, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाइज चेंज है ना, तो वो उस टाइम पे देखेंगे। आई होप आपको यहाँ पे एक आइडिया लगा होगा, बेसिक ओवरव्यू है ये 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि ये क्या लिख दिया, व्हाट इज इंडक्टेंस। तो देखो ये इसलिए लिखा है, आप समझना भाई, ये इतना प्यारा सा तो मोटर है ना,
बहुत प्यारा सा मोटर है, इसकी रनिंग इतनी बेहतरीन है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है इसका, आसान है, सिंपल है, सस्ता है, सब कुछ सही है। बस इसकी एक गलती है। गलती क्या है इसकी? ये स्टार्टिंग में बड़ा परेशान कर रहा है ना, स्टार्टिंग में परेशान कर रहा है ये। वैसे बड़ा छोटा सा, बड़ा क्यूट सा है, लेकिन स्टार्टिंग में ये परेशान कर रहा है। तो देखो, जब एक मोटर था तो दूसरे मोटर की जरूरत क्यों पड़ी? भाई स्क्वायरल केज था तो स्लिप रिंग क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि स्क्वायरल केज में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको रिमूव करके हमने स्लिप रिंग बना दिया, है ना। उसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी स्लिप रिंग में। तो अब बात ये आती है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है इसमें, है ना। इस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग है उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है? ठीक है, तो अब एक बार ये देख लेते हैं कि क्या क्या परेशानी है। तो उसको समझने के लिए हमें एक कहानी पता होनी चाहिए इंडक्टेंस की, है ना, कि इंडक्टेंस करता क्या है। तो देखो, मैं एक बार आपको, आई थिंक ये आपने सर्किट थियरी में पढ़ा होगा, मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। लेट अस सपोज ये सप्लाई वोल्टेज है ना, एसी सप्लाई वोल्टेज Vs है, और इसमें जो करंट जा रही है वो मान लो हमने नाम दे दिया I, कुछ भी नाम दे दो वोल्टेज और करंट का। तो अगर ये प्योर इंडक्टर है तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, ठीक बात है, 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर ये तो प्योर इंडक्टर की बात हो गई, लेकिन अगर हम वायर या बार ले रखा है हमने, है ना, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। यानी कि जो प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो वहां कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और कुछ इंडक्टेंस भी होगा, है ना। ये प्रैक्टिकल केस हो सकता है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और कुछ इंडक्टर भी होगा। अच्छा, इस केस में अगर वोल्टेज और करंट के बीच की बात करें, ये हमारा वोल्टेज, अब देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग नहीं करेगा, कुछ किसी एंगल से लैग करेगा आई, ठीक है ना। ये इंडक्टर का मतलब यही बताने का मेरा मतलब है ना, कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज से करंट थोड़ा सा पीछे रहता है ना, लैग करता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज नॉट इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, बिल्कुल अभी हमने यही पढ़ा था। इन फेज का मतलब क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वोल्टेज उसी डायरेक्शन में करंट। लेकिन ये सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में होता है ना। इंडक्टर के केस में क्या है? लैग कर रहा है। अगर प्योर इंडक्टर तो 90 डिग्री, अगर प्योर इंडक्टर नहीं है तो कुछ किसी पर्टिकुलर एंगल पे लैग कर रहा होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, बिल्कुल। The higher the frequency of electricity, the greater will be the inductive reactance and phase difference. A higher resistance value reduce the this phase difference, है ना। तो अभी इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको इंडक्टेंस का मतलब समझ में आया होगा कि ये बेसिकली वोल्टेज से करंट को क्या कर दे रहा है, थोड़ा सा पीछे कर दे रहा है, लैग कर दे रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम इसको ये कहानी क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमें ये समझना है कि इतना छोटा सा प्यारा सा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, तो उसके अंदर परेशानी क्या है, क्यों स्टार्टिंग में बेचारा नखड़े कर रहा है ना, नखड़े क्यों कर रहा है, तो वही देखने के लिए देखो अभी कैसे। अब इंडक्शन नॉर्मल जो हमारा इंडक्शन मोटर है स्क्वायरल केज का, उसमें क्या परेशानी क्या है? देखो, एक बार देखते हैं इसको। द एग्जैक्ट सेम थिंग इज ऑल्सो हैपनिंग इन द रोटर। कौन सा एग्जैक्ट सेम थिंग? वही इंडक्टेंस वाला। द रोटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। द रोटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्ट, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली इंडक्टेंस तो होगा ही, लेकिन प्योर इंडक्टर कोई नहीं होता है, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी है, कुछ इंडक्टेंस भी है। अच्छा, ड्यू टू द सेम फेज लैग फिनोमिना, है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि वोल्टेज यहाँ है तो बेचारा करंट कहीं उससे रूठा हुआ है ना, इंडक्टर के केस में कहीं दूर है। ड्यू टू द सेम फेज लैग फिनोमिना, इफ maximum EMF is on one bar, then maximum current will be on another bar. ध्यान से समझना इसका क्या मतलब है। एक एनालॉजी है ये, है ना, समझाने का तरीका है, आप एक बार समझना। जैसे मान लो सिर्फ दो कंडक्टर ले रहा हूं मैं, एक ये वाला कंडक्टर है और एक ये वाला कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, मान लो कि इस वाले कंडक्टर बार पे हमें हाईएस्ट वोल्टेज मिल रहा है या वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे हाईएस्ट। तो ध्यान से समझना, इसी कंडक्टर वायर पे आपको करंट हाईएस्ट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है। तो मतलब करंट इससे कहीं पीछे, यानी कि जब इस कंडक्टर वायर पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे कहीं पीछे वाले कंडक्टर पे हमारा करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण क्या हो रहा है, जब कंडक्ट जिस कंडक्टर पे वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है,
उस कंडक्टर पे हमारा करंट मैक्सिमम नहीं है। ऑब्वियसली करंट कहीं पीछे होगा, अभी वोल्टेज से वोल्टेज आगे चल रहा होगा, करंट पीछे चल रहा होगा, है ना उससे। अच्छा, इससे नुकसान क्या है, आप एक चीज समझो, P इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस थीटा, अगर एक्टिव पावर की बात करो या पावर की बात करो तो पी आई वी आई कॉस थीटा, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अच्छा देखो, अगर ये दोनों सेम फेज में होते, वी और आई बिल्कुल सेम फेज में होते, जहाँ जहाँ वोल्टेज है, जहाँ जिस बार पे वोल्टेज ज्यादा है उसी बार पे अगर करंट भी ज्यादा होता, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। अगर दोनों के बीच का एंगल जीरो तो पावर अपने को क्या मिलता, मैक्सिमम वोल्टेज इंटू करंट, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। अच्छा मान लो इस, अब इसके अलावा कुछ भी वैल्यू ले लो, वोल्टेज और करंट सेम फेज में तो है नहीं, तो अगर थीटा की वैल्यू आप 0 से 90 के बीच में कुछ भी ले लो, 90 पे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है। यानी कि जीरो के बाद आप 90 के बीच में कहीं भी किसी भी एंगल पे चले जाओ, आपको वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि ये कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वन होता है और मिनिमम जीरो, और इसी के बीच में वेरी करता है। तो मैक्सिमम तो हमने जीरो पे देख लिया, वी इंटू आई, है ना। अब इससे वो जब कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी जीरो की तरफ, तो ये पावर जो है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यानी कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ज्यादा ज्यादा रहेगा तो हमें एक्टिव पावर कम मिलेगी, अगर दोनों के बीच एंगल कम, जितना कम होगा उतना हमें एक्टिव पावर ज्यादा मिलेगा। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आ रहा होगा कि इंडक्शन मोटर में ये जो इंडक्टर है ये बड़ा परेशानी क्रिएट कर रहा है ना, शुरू शुरू में। अब वो कैसे कर रहा है अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। वोल्टेज से करंट जो है वो लैग कर रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज एक बार देख लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। एज द करंट इंड्यूस्ड डज नॉट मीट द मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, this will be definitely reduce the amount of torque produced by induction motor. This phase difference will be high as the motor start. समझना बच्चा ध्यान से क्या। अच्छा देखो, अगर हम बात करें मोटर का मतलब क्या है, मोटर का मतलब है हम इलेक्ट्रिक पावर दे रहे होंगे और अपने को मैकेनिकल पावर मिल रहा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर अभी हमने क्या पढ़ा था, वी आई कॉस थीटा, है ना, वी आई या वी आई कॉस थीटा, है ना। अच्छा, मैकेनिकल पावर क्या होता है, मैकेनिकल पावर होता है 2 पाई एन टाउ डिवाइड बाई 60। ये आपने डीसी मशीन में भी पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है और ये हमारा मैकेनिकल पावर है। अच्छा एक बात देखो, अगर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ज्यादा होगा, समझना बच्चा ध्यान से, अगर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जितना ज्यादा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू उतनी कम होगी, यानी कि ओवरऑल जो हमारा पावर है, एक्टिव पावर, वो कम होने लगेगा। अच्छा, अगर पावर कम होने लगा तो ध्यान से देखो, 2 पाई एन टाउ डिवाइड बाई 60, एन मतलब स्पीड है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है लगभग लगभग कांस्टेंट स्पीड पे ही रन करता है। इसका मतलब जो टॉर्क है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। ध्यान से समझना, इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, जो हमारा वी आई कॉस थीटा है वो कम हो जा रहा है ना। अब कम हो जा रहा है तो हमें टॉर्क भी क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्क्वायरल केज जो है वो शुरू में स्टार्टिंग में परेशानी क्यों देता है, तो आपको बताना है वो परेशानी इसलिए करता है क्योंकि उसके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है। अब वो क्या कर रहा है, दोनों के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच एक एंगल क्रिएट कर रहा है, फेज एंगल, फेज डिफरेंस, उसके कारण जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल पावर है वो कम हो रहा है, उसके कारण जो हमारा टॉर्क है वो भी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में कम हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों के बीच जो एंगल है उससे टॉर्क पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्किंग प्रिंसिपल वहीं पे खत्म है बच्चा, वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्क्वायरल केज की परेशानी क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या कि यार एक बात बताओ, यही तो रोटर है ना। तुम कह रहे हो कि स्टार्टिंग में इसका इंडक्टर, इसका जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस है वो है ना, जिसके कारण ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब रनिंग, जब ये मोटर घूमने लग रहा होगा कैसे भी करके, जब घूमना स्टार्ट कर रहा होगा तो तभी तो ये वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल रह रहा होगा, या तब हट जा रहा है, क्या हो रहा है ऐसा, है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से समझना,
रोटर की फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है ना। अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ ध्यान से, क्या हमने ये पढ़ा है क्या, NS इज इक्वल टू 120 F बाई P, है ना। अच्छा यहाँ से एक चीज देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा ये जो NS है ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, है ना। अच्छा यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, NS, बिल्कुल शुरू स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो स्पीड है रोटर की स्पीड, रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें, रिलेटिव स्पीड NS माइनस जीरो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 120 F, मान लो ये स्टार्टिंग की बात है, बाई P, रिलेटिव स्पीड है ना। अच्छा अब एक बात देखो, अगर मान लो रोटर हमारा रोटेट करने लगा तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड मतलब NS माइनस NR। अगर एक स्पीड NS है तो दूसरी स्पीड NR है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना होगा, NS माइनस NR का। यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी है, NS माइनस NR। NS माइनस NR कितना हो जाएगा, 120, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ F2 दे दो, है ना, इस नाम इसको F1 कर दो, या चलो इसको FR कर दो, है ना। रोटर की फ्रीक्वेंसी जब हमारा रोटर जो है वो NR स्पीड से रोटेट कर रहा है, 120 F बाई P। अच्छा दोनों, अभी ये बाद में इसका प्रूफ फिर से भी आएगा, मैं आपको बस एक बार यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। ये हमारा सेकंड। अच्छा दोनों को देखो, NS इज इक्वल टू 120 F अपान में P, है ना। इसका मतलब कि दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितना है, NS। अगर रोटर और स्टेटर, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा रोटर है वो स्टैंड स्टिल पे है, यानी कि दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना है, NS माइनस जीरो, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 120 F अपान में P के। अच्छा जब रनिंग की कंडीशन है तो उस टाइम पे रिलेटिव स्पीड कितनी है, स्टेटर और रोटर के बीच में रिलेटिव स्पीड 120 सॉरी NS माइनस NR, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 120 F। अब ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी देखेंगे अभी कितनी है, FR अपान में P। इसको भी रोटर चलो अच्छा। अच्छा इन दोनों इक्वेशन में अगर ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करूं तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा NS माइनस NR अपान में NS इज इक्वल टू FR अपान में FS, है ना, FR अपान में FS। ठीक है। अच्छा NS माइनस NR अपान में NS को क्या बोल सकते हैं, स्लिप, है ना, यानी कि स्लिप S इज इक्वल टू FR अपान में FS। यानी कि यहाँ से हमें FR की वैल्यू कितनी मिली, FR इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ FS, स्लिप टाइम ऑफ FS। यानी कि ध्यान से समझना, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो, जैसे जैसे हमारा रोटर घूमने लग रहा है वैसे वैसे रोटर की फ्रीक्वेंसी या रोटर का जो, रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी तो 50 है तो 50 ही रहेगी, है ना। अच्छा अगर शुरू में बात करो तो शुरू में रोटर की स्पीड कितनी है, जीरो, तो स्लिप कितना है, स्लिप है 1, क्योंकि NS माइनस जीरो अपन में NS, स्लिप हो जाएगी हमारी 1। इसका मतलब अगर बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करोगे, एकदम स्टार्टिंग में, तो FS और FR क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब बिल्कुल स्टैंड स्टिल में, तो उस टाइम पे रोटर की फ्रीक्वेंसी भी 50 ही होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारा रोटर घूमना स्टार्ट करेगा, NS माइनस NR अब चेंज होने लगेगा, है ना, NS माइनस NR धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। अगर NS माइनस NR रिलेटिव स्पीड कम होने लगेगी तो क्या होगा, क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, NR बढ़ रहा है, अगर रोटर स्पीड बढ़ेगी तो धीरे धीरे NS माइनस NR क्या होने लगेगा, कम। अगर NS माइनस NR कम होने लगेगा तो हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी भी क्या होने लगेगी, कम। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब अगर 4% इस स्लिप को 4% अगर ले लो तो उसका मतलब वो कितने पे चली जाएगी, 2 हर्ट्ज पे। यानी कि स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, रोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और जब हमारा जो रोटर है वो बढ़िया स्पीड पे चलने लगा 1440, अगर स्टेटर 1500 आरपीएम पे घूम रहा है, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो रोटर अगर 1440 आरपीएम से घूम रहा है
तो इसका मतलब अगर वो 1440 आरपीएम पे घूमने लगा रोटर, उस टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उस टाइम पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी, है ना? तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। देखो अब जो रिएक्टेंस होता है एक्सएल, ध्यान से समझना बच्चा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अच्छा देखो, इसका मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी 50 है और रनिंग में फ्रीक्वेंसी 2 है। अच्छा, अगर कंपेरिजन देखो तो स्टार्टिंग में एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि स्टार्टिंग में इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा, है ना? अच्छा, जैसे जैसे हमारा मोटर रन करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? रोटर की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना? अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब जो हमारा एक्सएल है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर एक्सएल कम हो रहा है, इसका मतलब इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होने लग रही है? कम। यानी कि धीरे धीरे वोल्टेज से जो हमारा करंट है वो धीरे धीरे लैगिंग ना होकर धीरे धीरे क्या हो रहा है? वोल्टेज के फेज में आ रहा है। इसका मतलब हमारा पावर जो है, पावर क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है ना? अब पावर जब इंप्रूव हो रहा है तो हमारा टॉर्क हमें अच्छा मिलने लगेगा रनिंग कंडीशन में। लेकिन स्टार्टिंग में जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है? अपने मतलब ज्यादा है रोटर के केस में, है ना? इसीलिए वो क्या कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। चलिए, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब देखते हैं ये इसने क्या लिख रखा है। एट स्टार्टअप, या बिल्कुल स्टार्टिंग में, द रोटर स्पीड इज 0। ठीक है। ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक फील्ड विल कट थ्रू द रोटर एट वेरी हाई रेट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाई। अभी मैंने आपको यही समझाया। बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होगा? देखो, एक चीज समझना जरा ध्यान से। देखो, रोटर हमारा चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, और जो हमारा फ्लक्स है वो 1500 आरपीएम से घूम रहा है। लेट अस सपोज, अब ये चुप है, ये 1500 आरपीएम से घूम रहा है। इसका मतलब देखो, ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये बेचारा चुप है, चुपचाप बैठा हुआ है, और उसके सामने 1500 आरपीएम से कोई घूम रहा है, तो इसको क्या लगेगा? ये बहुत तेज घूम रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है। तो रेट ऑफ चेंज ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा? ईएमएफ भी यहाँ पे क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी भी क्या है? ज्यादा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे ज्यादा है। अच्छा, अब एक चीज समझो। मान लो ये मेरा रोटर है, ये भी बेचारा अब धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया, है ना? ये भी घूम रहा है 1440 आरपीएम से, मान लो, एक वैल्यू ले लो, ठीक है। और जो हमारा फ्लक्स है वो अभी भी मस्तानी चाल में चल रहा है 1500 आरपीएम से। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों का रिलेटिव स्पीड देखोगे, मान लो आप यहाँ बैठे हुए हो, तो आपको ये बहुत तेज जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि आप खुद भी 1440 आरपीएम से घूम रहे हो, और वो आपके साथ वाला 1500 आरपीएम से घूम रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा इस रिलेटिव स्पीड बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, है ना? इसका मतलब फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है, या फिर फ्लक्स का जो चेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर फ्लक्स का चेंज बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे ईएमएफ हमें कम मिलेगा, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या मिलेगी? वो जो है कंपेयर टू स्टैंड स्टिल क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसी को तो ईएमएफ बोलते हैं। यहाँ पे देखो, फ्लक्स का रेट जो है चेंज होने का इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ के केस में देखो, कम है ना? आई होप आपको एक आइडिया समझ में आ रहा होगा। ठीक है। दिस लीड टू हाई इंडक्टेंस एंड फेज डिफरेंस विच कॉज द वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टार्टिंग टॉर्क क्यों कम हो रहा है। स्टार्टिंग टॉर्क इसलिए कम हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में रोटर की फ्रीक्वेंसी और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है, सेम टू सेम, है ना? वो भी अगर 50 है तो ये भी 50 है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा महसूस हो रहा है रोटर को, है ना? इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ज्यादा रहेगा तो हमें पावर क्या मिलेगी? कम मिलेगी। अगर पावर कम तो टॉर्क भी कम। अब बात आती है कि जब वही रोटर है तो जब हमारा रोटर घूमने लग रहा है तो तब भी तो टॉर्क है वो जो है वो कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो, अभी मैंने आपको बताया, जब रोटर हमारा रोटेट होने लग रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है रोटर की, है ना? रोटर की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हो गई है? एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस, स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के। अब अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
अगर एक्सेल कम हो गया इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो गया, इंडक्टेंस वाला जो फिनोमिना है वो कम हो गया। अच्छा, इंडक्टेंस वाला फिनोमिना अगर कम हो गया तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब पावर जो है अपने को ठीक ठाक मिलने लगेगी। अगर पावर ठीक ठाक मिलेगी तो टॉर्क भी ठीक ठाक मिलेगा। इसका मतलब रनिंग के केस में तो परेशानी नहीं है ना। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो हमारा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। अब बात करते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का क्यों यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली स्लिप रिंग जो स्टार्टिंग वाली जो परेशानी है, जो नखरे दिखा रहा है स्क्वायरल केज, उसको सही करना है। अब एक चीज समझो जरा ध्यान से कि यार एक बात बताओ कि वोल्टेज और करंट के बीच में अगर सेम फेज में लाना है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बहुत ज्यादा है स्टार्टिंग में स्क्वायरल केज में, यही तो परेशानी है। तो उसको अगर एक बात, वो कहीं से अगर अलग से रेजिस्टेंस लगा दें सर्किट में, अलग से अगर रेजिस्टेंस लगाएं, तो क्या वो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट को सेम फेज में लाने की कोशिश करेगा। अगर एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या करेगा, वोल्टेज और करंट को सेम फेज में लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम शुरू शुरू में रेजिस्टेंस लगा दें मोटर में, शुरू शुरू में रेजिस्टेंस लगा दें, तो शुरू शुरू में जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़िया मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि स्क्वायरल केज में क्यों नहीं लगा पाते। तो स्क्वायरल केज चारों तरफ से तो खुद ही बंद है बेचारा, है ना, चारों तरफ से बंद है बेचारा, छोटा सा मोटर बढ़िया एकदम, चारों तरफ से बंद है। अब इसमें अलग से कुछ भी, अलग से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसके रोटर में, है ना। इसीलिए इसके साथ हम नहीं अब कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या है, हम इसका रोटर ऐसा बनाएंगे कि इसके साथ में हम अलग से एक रेजिस्टेंस भी मतलब इसमें लगा पाए शुरू शुरू में। रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो शुरू शुरू में क्या कर देगा, वो कम कर देगा, पावर अपने को बढ़िया मिलने लगेगी क्योंकि पावर फैक्टर अच्छा हो गया, तो टॉर्क भी हमने अच्छा मिलेगा। तो देखो, नॉर्मल इंडक्शन मोटर आर स्क्वायरल केज टाइप मोटर प्रोड्यूस एन वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क, एंड फॉर सम एप्लीकेशन दिस लो स्टार्टिंग टॉर्क विल कॉज ह्यूज प्रॉब्लम। ऑब्वियसली कुछ एप्लीकेशन ऐसे होंगे जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में हम स्क्वायरल केज का यूज नहीं कर पाएंगे। It is in this circumstances that slip ring induction motor are used। मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एज दे प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अब वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे कि बेसिकली क्या होगा, जो हमारा रोटर होगा उस रोटर के साथ हम अलग से रेजिस्टेंस लगा दिया करेंगे, है ना, वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो मैं एक बार इसको समराइज करता हूँ, आपको ध्यान से समझना। समराइज क्या कर रहा हूँ कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में वर्किंग तो अपने को समझ में आ गई, है ना। अब बात आती है कि ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है सही से, मतलब टॉर्क क्यों नहीं दे रहा है, अच्छा क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पावर फैक्टर बहुत खराब है। अगर पावर फैक्टर खराब है तो पावर अच्छा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर इज इक्वल टू होता है टू, इलेक्ट्रिक पावर वी आई कॉस थीटा, और मैकेनिकल पावर 2 पाई एन टाउ डिवाइड बाई 60, है ना, ये वाला पॉइंट। इसका मतलब अगर पावर फैक्टर खराब है तो ओवरऑल पावर भी कम हो जाएगा, अगर पावर कम है तो हमें टॉर्क भी कम मिलेगा। यानी कि स्टार्टिंग में हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, ये थीटा प्रॉब्लम कर रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए क्या करें, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कैसे भी करके हम कम करें। कम कैसे करेंगे, अलग से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसी को हम बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, अभी आगे जब आएगा तो देखेंगे। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल स्टार्टिंग में ज़्यादा क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और रोटर की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब स्टार्टिंग में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है रोटर का वो बहुत ज़्यादा है। अगर रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, इट मीन्स कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल भी ज़्यादा, इसका मतलब टॉर्क उस टाइम पे हमें कम मिलेगा, ठीक है। और जब रनिंग कंडीशन में आ रही है, जब रनिंग कंडीशन, तो उस टाइम पे जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जा रहा है, कितने टाइम्स, एस इंटू एफ एस, स्टेटर टाइम्स स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम, यानी कि रनिंग की कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस धीरे धीरे साइड में हट जा रहा है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए हम
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो। आई होप आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया समझ में आया होगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।